बहुत स्वागत व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं अब राहुल गांधी की। राहुल गांधी चले विदेश। जी हां, राहुल गांधी का विदेश दौरा लग गया 8 से 10 सितंबर का। 8 तारीख को डालस में होंगे, 9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में होंगे और डालस में टेक्सास विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के साथ, शिक्षाविदों के साथ, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ उनकी मुलाकात होगी। राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी की तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भी एक सभा करने की योजना बनाई गई है और डालस के लीडर्स के साथ फिर उनका डिनर भी होगा। और वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी की मुलाकात वहां के थिंक टैंक, नेशनल प्रेस क्लब और अलग अलग तबकों के लोगों से होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, तो सब निगाहें उनके पीछे रहेंगी, मीडिया उनके पीछे पीछे चलेगा। क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी जब भी विदेश गए, राहुल गांधी ने हमेशा ऐसी बात की जिसमें ऐसा लगा कि ये देश की गरिमा गिरा रहे हैं, जिसमें देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। आरोप उनके ऊपर लगे जब उन्होंने कहा कि भाई कहाँ ये सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अमेरिका जैसे देश, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र मारा जा रहा है, ये लोग कुछ करते क्यों नहीं है, ये लोग उससे बेखबर हैं। फिर उन्होंने कहा देश में लोकतंत्र है ही नहीं, देश में तो लोकतंत्र बचा ही नहीं है, डेमोक्रेसी इज डेड। उसी डेमोक्रेसी में चुनाव हो गए 2024 का, इनकी सीटें बढ़ के 99 हो गई और वो एलओपी बन गए। लेकिन राहुल गांधी अपने पुराने बयान भूल गए। अब देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। अब उनको लग रहा है लोकतंत्र में कुछ जान आ गई है, जब उनकी सीटें थोड़ी बढ़ गई हैं। लोकतंत्र अभी भी वैसे ही है, मरणासन है भारत के अंदर। तो राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा पर थोड़ी सी हमको बात करनी चाहिए। अभी उन्होंने कल तो 2 दिन पहले तो उन्होंने वो डाला हुआ था ट्विटर पर डोजो यात्रा के बारे में कि डोजो यात्रा आपके द्वारा आएगी। डोजो मतलब मार्शल आर्ट्स की जगह जहां पर होती है, सिखाई जाती है। बीजेपी के जहां कार्यालय वहां देने वाले हैं जगह ये लोग। बीजेपी के कार्यालय के बगल में, सॉरी, कांग्रेस के जो कार्यालय हैं, अच्छा, सब जगह वहां पर होने वाला है। वहां पे एक कमरा बोला गया ऑफिशियली कि आप व्यवस्था कीजिए, अगर आसपास नहीं। अब ये विदेश यात्रा तो कुछ अलग होगी पिछली बार से राहुल गांधी की। देखिए, अब ये तो उसके बाद पता पड़ा कि राहुल गांधी ने इस विदेश यात्रा में क्या हंगामा किया है। लेकिन एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नेता, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में जाने वाले हैं। और अब राहुल गांधी जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हर बार जाति की बात करते हैं, पत्रकारों से जाति पूछ लेते हैं कि आप लोगों में कितने जाति के लोग हैं, कहीं ये आदत तो वहां जाके ना कर ले कि जो लोग मिलेंगे उनसे पूछे कि आप में से कौन किस जाति का बताइए, कौन सी जाति तुम्हारी, कौन सी जाति से आप हो। जब बिजनेस के लीडर्स मिलेंगे तो उनसे नहीं पूछ ले कि आप में से कितने ओबीसी, कितने दलित है, बताइए मुझे। तो जो आदत लगी कहीं राहुल गांधी वहां पर ये ना करे। ठीक है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए, वहां जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। मुझे लग रहा है राहुल गांधी अगर जाएंगे तो उन्हें भारत की एक अच्छी छवि जो बनी हुई है दुनिया के अंदर, और अमेरिका में तो अभी चुनाव हो रहे हैं, अमेरिका भी चुनाव के मोड़ में आ चुका है वहां पर। तो राहुल गांधी वहां जाएं तो लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की तारीफ करें, बताएं कि इतना बड़े देश में इतने राजनीतिक दल हैं। लेकिन पुरानी बातें कैसे भूल जाएंगी जो इन्होंने कही थी विदेश में जाकर के। लोकतंत्र खत्म हो गया है। ईवीएम पर जो वो बोलते थे, इलेक्शन कमीशन पर जो कुछ उन्होंने कहा हुआ है, वो सब चीजें वो बोलेंगे, वो जरूर बोलेंगे। वो ये पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले। इसके बाद 21 से 26 सितंबर तक प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा है। तो वे कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे के पहले अगर मैं जा रहा हूं अमेरिका, तो मैं कुछ ऐसा बयान दूं जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ा मुश्किल हो। और मुझे लग रहा है लोग शर्मिंदगी क्रिएट करेंगे संविधान की। वहां तो लेकर नहीं जाएंगे वो, लेकिन वहां बयान जरूर इस तरह का देंगे कि जिससे मुझे लग रहा है कि फिर से कांग्रेस को उनको बचाने में मुश्किल होगी। हालांकि सेम पित्रोदा ने ये रखा है तो उन्हें बता भी दिया होगा कि आपको किस मामले पर क्या बोलना है। सैम पित्रोदा उन्होंने ही किया हुआ है ऑर्गेनाइज पूरा। वो मतलब वहां तो आयोजन करता वही आयोजन करता, उन्होंने तैयारी की पूरी। हाँ, ठीक। गुरुजी उनके मतलब मोदी जी ने जो कहा, उन्होंने लिखा ही है कि मैं चूंकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन हूं, जिसके 32 देशों में कार्यालय हैं, काम है, लगातार मुझे लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं तो हमें उनसे बात कराइए, बुलाइए उनको। और मुझे लगता है कि मतलब कम से कम उम्मीद के तौर पर हम देख सकते हैं। ये तो संभव नहीं कि राहुल गांधी बात नहीं करें वहां, राहुल गांधी कुछ बताएं नहीं ऐसी बात, लेकिन कम से कम ये तो हम कहेंगे ना कि डेमोक्रेसी हमारी बड़ी मजबूत है, इसको कम से कम एक बार बोलें, वो ये बताएं कि डेमोक्रेसी हमारी इतनी मजबूत है कि हमारे यहाँ जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब हारे थे तो सीनेट के ऊपर लोग चढ़ गए थे, वैसा हमारे यहाँ नहीं होता है। वो ये बताएंगे कि हमारे यहाँ कोई भी कितनी भी कैंपेन हो, लेकिन उसके बाद एक दूसरे के ऊपर, जिसको कहते हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स, उस तरह की तो नहीं होती है। आप आरोप प्रत्यारोप कितने भी लगाते रहें, लेकिन एक जगह पर जाकर संसद सर्वानुमति से चलती है। हम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ खड़े होंगे, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या जो दूसरे युद्ध हो, चाहे बांग्लादेश के मसले पर हो। पूरी संसद ने एक स्वर से डॉक्टर जयशंकर के प्रस्ताव को स्वीकार किया। वो ये बताएंगे कि हमारे यहां जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है उसमें अलग अलग दलों के लोग, अगर उनको लगता है किसी मुद्दे पर, तो राज्यसभा यानी अपर हाउस में वो बिल पर अलग वोटिंग भी करते हैं। ये सब वो बताएंगे। अगर वो ये सब बताएंगे
तब तो शायद कुछ सीख के जाएंगे। कहाँ आपने इच्छा सूची कब बनाई आपने ये? अभी बनाया ना। अरे भैया वो नेता प्रतिपक्ष है हमारे, आप मतलब अब वो ऐसे नहीं रहे ना। राहुल जी बदल गए हैं। देखिए राहुल जी बहुत मतलब मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा कुछ तो बदले हुए दिखेंगे, वरना उनके पास वो जो कहने के लिए है तो अमेरिका अपनी डेमोक्रेसी तो बचा नहीं पा रहा है, हमारी क्या बचाएगा? और हमारी डेमोक्रेसी ओल्डेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। और हम दुनिया को आज गाइडिंग लाइट के तौर पर दिख रहे हैं। राहुल गांधी उसे कैसे पेश करते हैं ये देखने वाली इस बीच ये भी याद रखिए, अच्छा ये एलओपी बनने के बाद पहली बार जा रहे हैं, थोड़ा सा है कि कहीं ऐसी जगह न मिले हुए बाद में आ जाता है कि वो जॉर्ज सोरस के कंपनी में काम करने वाला ओपन सोसाइटी में, उन सब से न मिले। तो सैम पित्रोदा करा रहे हैं ना आप कैसे? लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि सैम अंकल से कह दें भाई वो वाली फोटो न जारी। उनका नाम तो बता दीजिए। नहीं वो तो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी, बढ़िया नाम है उनका, पता नहीं क्यों छोड़ दिया उन्होंने। सत्यनारायण गंगाराम जी हो गए, क्यों छोड़ दिया पता नहीं। हाँ नहीं, अच्छा इस बीच बीजेपी वाले देख क्या कह रहे हैं, आपने अच्छा याद दिलाया ना, मोदी जी इनके बाद जाने वाले हैं, तो दुनिया भर के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया। फ्रांस में सरकार चली गई, यूके में सरकार चली गई, ईरान तक में सरकार बदल गई, भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। उस कार्यक्रम में सारी बातें हुई हैं जिसमें भी वो गए थे ग्लोबल फिनटेक में, जिसमें वो मोदी जी कह के आए मैं चौथी बार भी आऊंगा, 2029 में भी आऊंगा। देश जी, राहुल जी से कुछ उम्मीद खास? नहीं, देखिए ऐसा है कि 2017 से जब कांग्रेस ने देखा कि हमारी कहीं भी 2014 में हार के बाद से लगातार हार हो रही है और नरेंद्र मोदी विदेशों में भी जाकर के जो कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं उससे दुनिया भर में जो हमारे भारतवंशी हैं वो भी सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। यहाँ भी तो 2017 से उनकी यात्रा शुरू कराई गई थी और उसके लिए सैम पित्रोदा को पहले विदेश भेजा गया था। लेकिन मैं पिछले बार के कुछ आपको स्टेटमेंट सुनाऊंगा इनके राहुल जी के। वो हमारे पास हमने ये मई में गए थे अमेरिका, तो जब अमेरिका में गए थे तो अमेरिका में इनके कई कार्यक्रम हुए, तो कार्यक्रम की भी चर्चा आप चाहेंगे तो कर दूंगा, लेकिन कुछ बिंदु मैं बताता हूं। एक, बे एरिया मुस्लिम कम्युनिटी के एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा जिस तरह आप पर हमला हो रहा है मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक मुसलमान ने उनसे क्वेश्चन याद आ गया मुझे जी। दूसरा, भारत में राजनीति के जो सामान्य टूल थे जैसे जनसभा, लोगों से बातचीत, रैली, वे अब काम नहीं कर रहे हैं। हमें राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है उन्हें बीजेपी और आरएसएस नियंत्रित कर रहे हैं। हमको लोगों को धमकी दी जा रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा, उन्होंने भाजपा ने पूरी कोशिश की कि मेरी भारत यात्रा को रोका जाए, उन्होंने पुलिस और एजेंसियों का इस्तेमाल किया, लेकिन वे अपनी हर बात में असफल हुए। अब उस समय उनको ना मानहानि की सजा हुई थी। मानहानि के लिए अधिकतम सजा पाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ संभव है। मेरी सांसदी चली गई। हम मैंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी पर बोला था, उसका परिणाम है ये। तो इस प्रकार के बातचीत जब वो सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप में उद्यमियों से बातचीत कर रहे थे, सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय, अब तो बदल गया ना, कैलिफोर्निया को, अब तो लोकतंत्र का सबूत उनको खुद ही मिल गया। नहीं, जब वो यहां कह रहे हैं, सुनिए, जब यहां कह रहे हैं कि अध्यक्ष तक को जो जिस प्रकार से वो चिढ़ाते हैं कि अध्यक्ष की हालत क्या है, अध्यक्ष जी उनका एक फोटो दिखा के वीडियो जो है सेकंड का दिखाते हैं, कैसे मेरे से आपने हाथ मिलाया, प्रधानमंत्री के सामने आप झुक जाते हैं। अब उनकी पार्टी मिलकर जब उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी की यात्रा है, तो जाहिर हो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। देखिए राहुल जी कन्विंस्ड है कि देश ने करवट ले ली है 10 साल मोदी शासन के बाद, उनको ये लगता है। नहीं, देखिए ऐसा है, उनका मोरल विक्ट्री से तो देश नहीं चलता है। मॉरल उनको लगा, उनकी भावभंगिमा देख के लगता है वो टोटल विक्ट्री है उनके पास। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, जो ट्रॉफी जीत के ले जाएगा अंत में तो ट्रॉफी तो उसी के यहां रखाएगी ना। मोरल विक्ट्री वाले तो कई देश होते हैं भाई, क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, कई होते हैं, लेकिन जो जीत के ले गया वो मोड़ा नहीं। भारत की एक डरावनी तस्वीर हमेशा वो विदेश में पेश करते रहे, बहुत डरावनी, जैसे उसी में मतलब आम आदमी किसी से नफरत नहीं करता। हालांकि वो जो नेशनल प्रेस क्लब से बात कर रहे थे, तो आपने कहा ना डरावनी तस्वीर, तो ये राहुल गांधी के व्हाट्सएप चैनल पर एक मैसेज है जिसमें वो कह रहे हैं कि देश के युवाओं के बीच बढ़ती आत्महत्या दर बहुत ही दुखद है। फिर नीचे आते आते वो कह रहे हैं कि भारत आज सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। अफसोस की बात है कि इस शक्ति का सही इस्तेमाल की सुविधाओं की जगह उन्हें कठिनाइयां और मजबूरियां मिल रही हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। फिर बेरोजगारी पेपर लिख के कहते हुए आखिरी लाइन में कहते हैं, देश के युवा साथियों से अपील है, समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठाओ, सवाल करो, अपना हक मांगो, डरो मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अच्छा, इस पर एक बात है, क्या विदेश में जो पहले उन्होंने कहा था वो बातें
तो बिल्कुल ठीक है कि भाई आप विदेश में जाकर आपको नहीं करनी चाहिए। आप ये कहें कि हमारे देश में लोकतंत्र ही खत्म हो गया है, जब आप खुद चुने में सांसद हो। लेकिन क्या अपने देश की प्रॉब्लम्स जाकर के बताना, बेरोजगारी, मेरे देश में बेरोजगारी है, या मेरे देश में जो है नौजवान हताश हो गए, व्हाटएवर, क्या ये भी बाहर जाकर के करना, इसको भी आप गलत मानते हैं? नहीं, आप कोई प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है कि देश किसी समस्या से जूझ रहा है तो आपको बताना चाहिए कि ये समस्या रहे, हम मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहिए कि आज हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है, 5वीं इकोनॉमी हम बढ़ चुके हैं। उनको ये भी बताना चाहिए कि डिजिटल ट्रांजेक्शन हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया का 40% हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। उनको फिर ये भी बताना चाहिए कि रेल नेटवर्क में कैसा हुआ है, डेमोक्रेसी से लेकर क्या हुआ है, देश ने कितनी प्रगति की है। वो 2004 से लेकर 2014 तक का मनमोहन सिंह का कार्यकाल का उल्लेख कर सकते हैं, और 2014 से लेकर 2024 तक के प्रधानमंत्री कार्यकाल का भी उल्लेख वो कर सकते हैं। किसने रोका है? अच्छे काम उसकी आप तारीफ कीजिए। और आपको लगता है कि किसी मोर्चे पे अगर सरकार को आपको घेरना है तो आप अपने अब कुछ 8 तारीख के लिए भी छोड़ दीजिए। सौरभ जी, उनका विदेश यात्रा का लक्ष्य क्या है? क्या उस लक्ष्य में आता है? उनका लक्ष्य यह है कि देश की तरह ही विदेश में भी आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी सबके विरुद्ध एक वातावरण बनाना कि भारत कैसे चला, तो उस उद्देश्य से वो काम करते हैं। कंप्लीट कर दे, बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि देखिए, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष से, लेकिन अब इतनी भी सदिच्छा, समीर जी हमसे भी थोड़ा ज्यादा इच्छा में निकल गए। भला वो ये क्यों करेंगे कि भाई हमारी सरकार, सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह के समय में लॉस्ट डेकेड कहा गया, पॉलिसी पैरालिसिस थी, सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी, सुपर से भी ऊपर प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी थे, और अभी तो सब कुछ नरेंद्र मोदी तय करते हैं। दुनिया हमें कैसे देखती, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं, इसीलिए उनकी चिंता और बढ़ जाती है। अब आपने सुपर प्राइम मिनिस्टर कह दिया तो फिर आरएसएस की बात कर ले। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि आरएसएस सुपर प्राइम मिनिस्टर है? कुछ नहीं कह रहा हूं, आपने भी बात की, मैंने कहा लोग कह रहे हैं आजकल आरएसएस बहुत ज्यादा दबाव बना रहा है। दरअसल आरएसएस की बैठक चल रही है, समन्वय बैठक केरल में, और वहां बीजेपी आरएसएस के रिश्तों की बात हो, ये सबको लग रहा था कि होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान संघ और भाजपा के बीच मनमुटाव की खबरें थी। अब बीजेपी और संघ दोनों की तरफ से मतभेद दूर करने की कोशिश की गई है। केरल के पलक्कड़ में कल से आरएसएस की बैठक शामिल है, कल, आज और कल और चलेगी। संघ प्रमुख इसमें शामिल होते हैं, संघ से जुड़े हुए जितने संगठन हैं उन सबके प्रमुख वहां पर होते हैं, और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। मेरे पास सर एक मैसेज आया है इकोसिस्टम से, अवधेश जी। इकोसिस्टम से? अच्छा, समझे? हाँ, समझ गए। इकोसिस्टम से मैसेज आया है कि वहां क्या हुआ है। तो कहा गया है कि इस बैठक के अंदर नड्डा जी ने सफाई दी है अपने उस इंटरव्यू के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमारा संगठन जो है वो आत्मनिर्भर हो गया, हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम बहुत बड़ी पार्टी बन गए चुनाव से पहले। और संघ और बीजेपी के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर बात हुई है, पिछड़ों के बीच जाकर के कैसे उनके बीच काम करना है, इस पर जोर दिया गया है। और सेंसस होना चाहिए देश के अंदर, जनगणना होनी चाहिए जल्द से जल्द, ये बात संघ की तरफ से कही गई है। फ्रॉम इकोसिस्टम। नहीं, इकोसिस्टम के लोगों के पास ज्यादा सूचनाएं होती हैं, आरएसएस से पहले भी उनको सूचनाएं मिल जाती है कि हाँ वहाँ एजेंडा क्या है। 32 संगठन वहां भाग ले रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक संगठन है वहां की दृष्टि से। ये सामान्यतः ये संरचना लोगों की समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम सब पत्रकार हैं, पॉलिटिक्स हमारे देश में हर चीज पर हावी है, सत्ता के पास ताकत है, इसलिए मान के चलते हैं कि वहां जो कुछ भी होगा वो तो बीजेपी शायद फोकस्ड ही होगा। 32 संगठन है, सब अपने अपने वृत्त देते हैं, सबके बॉस सरसंघ चालक है ना, ये कहना ठीक नहीं है। वो तो एक कोऑर्डिनेशन की बात होती है ना, बॉस किसी का कोई बॉस के बजाय सरल भाषा में, मार्गदर्शक, आप संरक्षक कह लीजिए, गाइड एंड फिलोसफर, जो सरसंघ चालक, लोग तो कह रहे हैं भाजपा को डांट लगाई संघ ने। अच्छा सुनिए, जो संघ सरसंघ चालक के बारे में, इस परिवार के बारे में 2 ही शब्द अंग्रेजी में प्रयोग होता है, गाइड एंड फिलोसफर, कि वो दर्शन भी देंगे, मार्गदर्शन देंगे, गाइड, यही 2 शब्द है, इसी पर चीजें चलती हैं गाइड एंड फिलोसफर के रूप में। अब नड्डा जी वहां गए हैं तो वहां एक वातावरण तो वो है ही ना, उनका प्रांत प्रचारकों की बैठक में भी उनके बयान पर चर्चा हुई थी, तो लेकिन वो बयान के लिए थोड़े ही है, उसके लिए तो बैठक हो चुकी है, उसके लिए तो यहां बैठक हो चुकी है। ये समन्वय साल भर पर, आप जानते हैं कि ये शताब्दी वर्ष आ रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है, बांग्लादेश का परिवर्तन हिंदू है, बंगाल में जो घटना हुई है इस समय वो हमारे सामने बहुत बड़ा इशू है, उस पर बात करनी है। जो संघ ने पंच जो है संकल्प तय किया है आगे, उसमें सारे संगठन पंच संकल्प के तहत कैसे जो है एकदम एक छोटी से छोटी बस्तियों तक पहुंचे, वहां तक कैसे जाएं,
जो हिंदू समाज को जाति के नाम पर तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है, उस बीच हिंदू समाज की एकता कैसे बनी रहे और देश कैसे ये सशक्त सारे हो। विषय सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी है ना, पॉलिटिकल भी तो है। बिल्कुल है, राजनीतिक भी है, लेकिन उसको काम कैसे करना है, सब संगठन अपने लक्ष्य और अपने चरित्र के अनुरूप काम करेगा। देखिए, अगर नड्डा जी अगर वहाँ 3 दिन रुक रहे हैं, जब हरियाणा के अभी सूची जारी होना है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, यहाँ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इतनी जिम्मेदारी उनके पास पहले से है, अगर 3 दिन नड्डा जी अगर वहाँ बैठ रहे हैं तो ये बहुत साधारण बात नहीं। जनरली जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं तो आखिरी दिन जाते हैं, जिस दिन समापन होता है उस दिन जाते हैं, उस दिन उनकी चर्चा होती है। 3 दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे, 3 दिन संगठन महामंत्री 3 दिन बैठते हैं, सह संगठन महामंत्री वहां श्री प्रकाश जी 3 दिन बैठेंगे क्योंकि वो संघ से भेजे हुए हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिन बैठ रहा है वहां पर, तो ये कोई बहुत साधारण बात नहीं है कि 3 दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना सारा काम छोड़ के दिल्ली का, जब चुनाव की इतनी महत्वपूर्ण बैठकें दिल्ली के अंदर हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि चर्चाएं बड़ी होंगी, एक सामान्य चर्चा नहीं होगी जो हमेशा से होती रही है। कई विषय होंगे जिस पर चर्चा होगी। अब इतने दिनों बाद जब बैठक हो रही है तो मुझे लगता है कि नड्डा जी काफी चीजों को बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को कार्यशैली को लेके, कैसे अगले चुनाव के आड़ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से दूसरे दलों के नेताओं को तेजी से लाया जा रहा है, जिसपे संघ ने अपनी नाखुशी जाहिर की थी कई मामलों पे कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को आगे कब बढ़ाओगे, आप इसी तरह के दूसरे भ्रष्टाचारियों को पार्टी शामिल करोगे, तो पार्टी का जो मूल चाल चरित्र और चेहरा, जिसमें मोहन भागवत जी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि इस तरीके से आप दूसरे दलों के नेताओं के लाओगे तो पार्टी का चेहरा कैसा होगा, तो मुझे लग रहा है ये एक भी शिकायत संघ की होगी तो उस पर भी नड्डा जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर संघ बड़ा इस बार क्यूरियस है कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी कैसी करेगी, तो वहां क्या रणनीति है वहां पर जम्मू कश्मीर को लेके, तो इस चीजों पर चर्चाएं होंगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे संघ के जो दूसरे संगठन है वहां पर, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का समन्वय कैसा रहेगा? ब्यौरा जारी नहीं किया जाता है क्या? नहीं किया जाएगा ना सर, आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन समापन के दिन होगा, जानकारी देंगे इसकी, लेकिन वो नॉर्मल रहती, वही रहेंगे कि जो रहेगा अंदर जो बातें होती है वो सार्वजनिक नहीं होती। एक बात इन्होंने ठीक कही कि वो 32 संगठन वहां पर हैं और जो नहीं, एक आप बोलिए। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी फोकस वहां कोई भी चर्चा नहीं होगी, ये मैं पूरे प्रामाणिकता से कह सकता हूं ना, वो हमारा फोकस तो है ना उसमें। नहीं, हमारा फोकस है कि वहां जा रहे हैं, अब पत्रकार के रूप में जब फोकस है। नहीं, जब वहां सारे संगठनों के प्रमुख बैठे हैं, बीजेपी जो समेत, सूचनाएं आ रही हैं, बस जब सब संगठनों के प्रमुख बैठे हैं, मैंने जो पढ़ा, सब लोग अपने अपने काम का कुछ ब्यौरा वृत्त दे रहे हैं। नड्डा जी भी देंगे, हमारी नजर नजर उस पर है। नड्डा जी वहां एक लाइन जोड़ दूं, नड्डा जी वहां से नमस्ते सदा वत्सले करने नहीं गए। Exactly. नड्डा जी वहां 3 दिन गए हैं, तो बहुत सी चर्चा करने वाले हैं, ये तय है। बताइए। नहीं, देखिए, नमस्ते सदा वत्सले तो अगर शाखा लगेगी तो करना ही नड्डा जी को करना ही पड़ेगा, किसी को भी करना ही पड़ेगा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में होगा। लेकिन ये जो आधिकारिक विज्ञप्ति है संघ की तरफ से, मैं उसको पढ़ता हूं, 3 लाइन से पढ़ देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, सरसंघ चालक पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय सरकारवा दत्तात्रेय होसवाले, सभी 6 सरकारवा। उसके बाद लिखा हुआ है, बैठक में राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांतक्का जी, सीता वनवासी कल्याण आश्रम, फिर सैनिक परिषद, ग्राहक पंचायत, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। बीच में कहीं आप शायद पढ़ना भी भूल जाएंगे। 32 संगठनों के बीच में है। अब इसको आप संरचना समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि 3 दिन के सत्र बहुत तय होंगे, बौद्धिक तय होंगे, अलग अलग सत्रों में इनको अपना वृत्त रखना है, हिसाब किताब देना है। तो एक तरह से कहिए कि पूरी रिपोर्ट बीएल संतोष जी संघ के सामने रखेंगे, इसमें कोई भ्रम नहीं है, लेकिन वैसे ही रखेंगे जैसे बाकी 31 संगठन रखेंगे। चूंकि राजनीतिक मसला है तो थोड़ा ज्यादा उसको हम लोग मीडिया की दृष्टि से ध्यान देते हैं। दूसरी ये बात, जो सफाई नड्डा जी को देनी थी वो बहुत पहले अरुण कुमार जी और दत्ता जी के सामने वो दे चुके हैं। अगर उसको हम सफाई माने तो समन्वय की दृष्टि से मुलाकात पहले हो चुकी है, तो यहां कोई सफाई के लिए गए हैं वो सच नहीं है। और जो एक लाइन कंप्लीट करें कि देश की जो स्थिति है उस पर, वायनाड में जो कुछ हुआ उस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और संघ की कोशिश यही रहेगी कि जो सोसाइटी के तौर पर, जिसको पिछड़ी जाति का कह रहे हैं, वो दरअसल सोशल फैब्रिक मजबूत हो, इसको लेकर संघ भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करता है। उसी विज्ञप्ति में लिखा हुआ है सर कि बैठक में विभिन्न संगठन के कार्यकर्ता अपने कार्य की जानकारी तथा अनुभवों का निवेदन देंगे और राष्ट्र के अंदर जो घटनाएं चल रही है उस पर चर्चा होगी। ठीक बात है, वही बात हम लोग बिल्कुल। अब इसकी जो पूरी वो जो रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट हम आपको देंगे जब वो हो जाए। ठीक है, सभी संगठन स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, लेकिन संघ से स्वच्छंद नहीं है।
बहुत एकदम धन्यवाद। आज समय इतना ही था। आपने देखा कहानी गुरसी के हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका। अवधेश जी का बहुत धन्यवाद। समीर जी बहुत धन्यवाद आपका भी। कल फिर मुलाकात करेंगे 1 बजे आपसे। आगे बेटियों की सुरक्षा को लेकर बंगाल में ममता सरकार पर कैसे खड़े हो रहे हैं सवाल। डॉक्टर बेटी से बलात्कार और हत्या के बाद भी क्यों नहीं थम रही हैं ऐसी वारदातें। इसी पर राजधानी दोपहर 3 बजे सीधे कोलकाता से।